एनक्वास इंटरव्यू तैयारी सीरीज एपिसोड 7। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एनक्वास इंटरव्यू तैयारी सीरीज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज का विषय उन सवालों पर केंद्रित है जो अक्सर सीएचओ, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एनक्वास के तहत पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे नवजात पुनर्जीवन के चरण, बच्चों में 4 प्रकार की देरी, टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियां, किशोरों को परामर्श विषय और परिवार नियोजन विकल्प, जो न सिर्फ एनक्वास इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत स्टाफ के लिए जीवन रक्षक जानकारी भी है। अगर आप सीएचओ, एएनएम, आशा, हेल्थ सुपरवाइजर या एनक्वास मूल्यांकन से जुड़े किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक और करियर उपयोगी सत्र। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले एनक्वास एपिसोड 6 तक के वीडियो चैनल पर डाले जा चुके हैं और उसके अंदर हमने 28 नंबर प्रश्न तक बात कर ली है। आज के इस एपिसोड में आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 29 है नवजात पुनर्जीवन के चरण। नवजात पुनर्जीवन के चरण कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी चेकलिस्ट के अंदर से ही एसेसर आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो आपकी चेकलिस्ट के पॉइंट के अनुसार ही यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। तो ये आपके ए सेक्शन के 1.2 से ये प्रश्न बनता है कि नवजात पुनर्जीवन के चरण क्या है। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सर यदि जन्म के बाद बच्चा न रोए या सांस न ले तो तुरंत नवजात पुनर्जीवन शुरू करना चाहिए। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। 3 चरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नंबर 1 है सुखाना और उत्तेजित करना, नंबर 2 है एयरवे क्लियर करना और नंबर 3 बैग और मास्क से सांस लेना। अब इसको विस्तार से समझेंगे। सुखाना और उत्तेजित करना क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चे को तौलिए से अच्छे से सुखाया जाता है और हल्के से पैर या पीठ पर थपथपाकर उत्तेजित किया जाता है ताकि बच्चा स्वयं सांस लेना शुरू कर दे। तो ये नवजात पुनर्जीवन का पहला चरण होता है। और दूसरा चरण इसके अंदर क्या होता है? एयरवे क्लियर करना। एयरवे क्लियर करना इसके अंदर क्या आएगा? यदि बच्चा फिर भी सांस नहीं ले रहा हो तो उसके श्वसन मार्ग को साफ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? सिर को हल्का पीछे झुकाकर मुंह और नाक से स्राव निकाले जाते हैं ताकि हवा फेफड़ों तक आसानी से पहुंच सके। ये आपका दूसरा चरण जो होता है वो एयरवे क्लियर करना। और तीसरा चरण आप क्या बताएंगे कि बैग और मास्क से सांस देना। अगर बच्चा अभी भी सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत बैग और मास्क लगाकर सांस दी जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कदम होता है। तो इसके अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जन्म के बाद पहला 1 मिनट, जिसे गोल्डन मिनट्स कहते हैं, बहुत अहम होता है। इस समय के भीतर सही तकनीक से तीनों कदम करने पर अधिकांश बच्चों की जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपका यह प्रश्न किस प्रकार से बनेगा और जवाब आपका क्या रहेगा ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है बच्चों में 4 प्रकार की देरी। ये भी आपके ए सेक्शन के 1.3 से लिया गया है। बच्चों में विकास संबंधी 4 प्रकार की देरी कौन कौन सी होती है? इसका जवाब आप किस प्रकार से देंगे कि सर बच्चों में विकास की देरी के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। ये 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म दोष, बीमारियां, पोषक तत्वों की कमी, विकासात्मक देरी। जन्म दोष क्या होता है? नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे। यह जन्म के समय मौजूद संरचनात्मक या कार्यात्मक असामान्यताएं होती है, जैसे हृदय दोष या होठ तालु का फटना। दूसरा पॉइंट आपका आएगा बीमारियां। बीमारियों के अंदर क्या होगा? कुछ दीर्घकालिक बीमारियां जैसे बार बार होने वाला संक्रमण, मिर्गी या टिब्बी बच्चों के विकास में बाधा डाल सकती है। इसी प्रकार पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी के अंदर क्या आएगा? यदि बच्चे को आयरन, आयोडीन, विटामिन या प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती हो तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट आपका आता है विकासात्मक देरी। विकासात्मक देरी के अंदर देखेंगे इसमें बच्चा बोलने, चलने, सुनने या सीखने में अपेक्षित समय से पीछे रह जाता है, जैसे बोलने में देर होना या शारीरिक विकलांगता। तो बोलने में देर होना यानी वो देरी से बोलना शुरू करता है या उसकी कोई शारीरिक विकलांगता होती है, तो ये आपकी विकासात्मक देरी के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट यहाँ पर कौन होंगे? एएनएम, सीएचओ या एनक्वास से जुड़े कोई भी स्टाफ हो सकता है जो ये जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर अपने आत्मविश्वास से आप बोलेंगे कि सर यदि इन 4 देरी की समय पर पहचान कर ली जाए और सही हस्तक्षेप किया जाए तो बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। तो आप लास्ट के अंदर अपने आत्मविश्वास से इस प्रकार का आप जवाब देते हैं तो इससे आपका पूर्ण जवाब बनता है और असेसर आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 31 नंबर प्रश्न है टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियां।
यह भी आपकी चेक लिस्ट के सेक्शन ए के 1.3 से प्रश्न लिया गया है कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां टीकों से रोकी जा सकती है। तो इस प्रकार का एसएसआर के द्वारा आपसे प्रश्न आता है तो आपका जवाब यहाँ पर क्या रहेगा कि सर बच्चों को टीकाकरण द्वारा कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। मुख्य टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियां इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 आता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ये कौन से टीके से बचाता है? ये तीनों बीमारियां जो है डीपीटी वैक्सीन से रोकी जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट बीमारी जो टीका से रोकी जा सकती है वो है पोलियो। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी और आईपीवी से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट आता है खसरा और रूबेला, एमआर वैक्सीन द्वारा इन दोनों से बचाया जा सकता है। इसके बाद आता है टीबी। टीबी को कौन से टीके से बचाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन से बचाव किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से सुरक्षा दी जाती है। और रोटावायरस डायरिया बीमारी है, ये रोटावायरस वैक्सीन के द्वारा बचाव किया जाता है। इसी तरह मेनिंजाइटिस और निमोनिया, ये हिब HIV हिब, यहाँ पर देखें हिब का मतलब है हीमोफिलोसिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन से रोके जा सकते हैं। जापानी एम्फेलाइटिस यानी JE की जो बीमारी है तो वो कौन से टीके से रोकते हैं आप बताएंगे। कुछ विशेष जिलों के अंदर JE वैक्सीन दी जाती है जिससे जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE की बीमारी से बचाव करता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जवाब देता है वो आत्मविश्वास से इस प्रकार से बता सकता है कि सर इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम UIP के अंतर्गत समय पर टीके लगाना सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय है। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न था कि टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो ये सभी बीमारियां आप यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन ऑन कर लेवें ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी इस चैनल पर आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आ जाए कि आपके लिए इस चैनल पर नेक्स्ट एपिसोड डाला जा चुका है। तो आपको घर बैठे आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर आपके लिए एनक्वास तैयारी का नेक्स्ट एपिसोड डाला जा चुका है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है 32 नंबर प्रश्न, किशोरों को परामर्श विषय। ये भी आपके चेकलिस्ट के सेक्शन ए से 1.3 से लिया गया है कि किशोरों को किन किन विषयों पर परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा कि सर किशोरावस्था संवेदनशील परिवर्तनशील अवस्था होती है, इस दौरान उचित परामर्श देना बहुत जरूरी है। मुख्य परामर्श विषय इस प्रकार से है कि पोषण और एनीमिया। तो किशोरों को परामर्श देते समय आप इन पॉइंटों के हिसाब से अपना जवाब दे सकते हैं कि पोषण और एनीमिया। पोषण और एनीमिया के अंदर क्या है, किशोरों को संतुलित आहार लेने और एनीमिया से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाता है। इसी तरह IFA आयरन फोलिक एसिड का वितरण किया जाता है। नियमित रूप से आयरन फोलिक एसिड की गोली लेने की जानकारी दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आएगा कि तनाव, डिप्रेशन, परीक्षा का दबाव और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काउंसलिंग की जाती है। स्वच्छता और मासिक धर्म पर यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना और लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर मार्गदर्शन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। किशोरों को सुरक्षित यौन व्यवहार, संक्रमणों से बचाव और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवन शैली, तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थों से बचने और नियमित व्यायाम जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। और अंत में अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए आप इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं कि सर यदि किशोरों को समय पर सही परामर्श और जानकारी दी जाए तो वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 आपके लिए यहाँ पर आता है परिवार नियोजन विकल्प। परिवार नियोजन विकल्प के अंदर ये भी आपके चेकलिस्ट के सेक्शन ए के 1.4 से लिया गया है कि परिवार नियोजन के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो परिवार नियोजन के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर परिवार नियोजन के विकल्प मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंदर बांटे जाते हैं। तो पहली यहाँ पर आप बताएंगे स्थायी विधियां, और दूसरी यहाँ पर अस्थायी विधियां, और तीसरी आपातकालीन विधियां। तो स्थायी विधि के अंदर क्या आएगा, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। ये स्थायी उपाय है जिससे आगे गर्भधारण नहीं होता है। इसके अलावा आप बताएंगे अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियों के अंदर गर्भ निरोधक गोलियां होती है, IUCD, कॉपर्टी व अन्य यहाँ पर साधन बता सकते हैं, अंतरा इंजेक्शन और कंडोम। इनका उपयोग सीमित समय के लिए किया जाता है और ये सुरक्षित व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी जो विधि यहाँ पर होती है वो होती है आपातकालीन विधि, इमरजेंसी मेथड। आपातकालीन विधि के अंदर क्या आएगा, ECP इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण रोकने के लिए 72 घंटे के भीतर दी जाती है। तो यहाँ पर अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए आप यह भी बता सकते हैं कि सर इन सभी विकल्पों का उद्देश्य दंपति को अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार सही विधि चुनने की आजादी देना है।
ताकि जनसंख्या नियंत्रण और मातृ शिशु स्वास्थ्य दोनों को लाभ हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 जो आपसे एसेसर पूछेंगे वो क्या होगा कि गर्भ निरोधक के लाभ और दुष्प्रभाव। ये भी मैंने आपको बताया चेक लिस्ट के सेक्शन ए के 1.4 से दिया गया है कि गर्भ निरोधक के लाभ और दुष्प्रभाव बताइए। तो आपका यहाँ पर जवाब किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि सर गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों के अलग अलग लाभ और कुछ सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से है आईयूसीडी यानी कॉपर्टी आदि जो लगाई जाती है। तो यहाँ पर इसके क्या लाभ है, लंबे समय तक असरदार है, एक बार लगाने पर कई वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके दुष्प्रभाव क्या है, अधिक रक्तस्राव या पेट दर्द हो सकता है। तो प्रत्येक गर्भ निरोधक साधन के आपको लाभ और दुष्प्रभाव दोनों बताने हैं। इसी तरह ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है इसके लाभ क्या है, मासिक धर्म नियमित होता है, उपयोग सरल है। और दुष्प्रभाव इसका क्या है, मतली, सिर दर्द या वजन बढ़ने जैसी शिकायतें हो सकती है। इसी तरह कंडोम के लाभ क्या है, गर्भ निरोधक के साथ साथ यौन संचारित रोगों एसटीआई से सुरक्षा प्रदान करता है। और दुष्प्रभाव इसके क्या है, कभी कभी फिसलने या फटने का खतरा रहता है जिससे गर्भधारण हो सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन अंतरा जो DMPA के नाम से हम जाने जाते हैं, तो ये अंतरा इंजेक्शन जो लगते हैं इसके लाभ क्या है कि लंबे समय तक असर करता है, 3 माह तक प्रभावी रहता है। और इसके दुष्प्रभाव क्या है, माहवारी में गड़बड़ी या वजन बढ़ने जैसी समस्याएं आ सकती है। इसी तरह इसी पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है इसके लाभ क्या है, असुरक्षित यौन संबंध के बाद आपातकालीन उपाय के रूप में प्रभावी है। और दुष्प्रभाव मासिक चक्कर अनियमित हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने आत्मविश्वास से यह भी बोल सकते हैं कि सर सही जानकारी और परामर्श के साथ उपयुक्त गर्भ निरोधक की विधि चुनता है तो इसके लाभ बहुत अधिक है और दुष्प्रभाव न्यूनतम रखे जा सकते हैं। यानी लाभ ज्यादा है और दुष्प्रभाव जो है वो न्यूनतम है और सामान्य है, वो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप गर्भ निरोधक के लाभ और दुष्प्रभाव इस प्रकार से बता सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना भी न भूलें। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 35 नंबर से आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।